नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल के 5200 पद पहले स्वीकृत हुए थे, ठीक है। फिर जो लेटेस्ट न्यूज़ है कल की, उस हिसाब से 8000 पद जो है यूपी लेखपाल के बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो इस भर्ती परीक्षा में सफल होने के लिए गाइस क्या है, तैयारी हम सब लोग करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा को सफल करने के लिए, ठीक है। तो आज से जैसे कि 4 सेक्शन आपके कॉमनली जो पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से 4 सेक्शन है। हिंदी है, आपका मैथ है, जीके है और ग्रामीण परिवेश है। इन चारों सेक्शंस के लिए मॉक टेस्ट मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। नंबर बाय नंबर सबके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके पुरानी परीक्षा में आए हुए हैं या इनके आने की आपकी संभावना। तो गाइज, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं अपनी तैयारी के साथ साथ, तभी आपकी बेटर तैयारी होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ पर क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज ये सारी मॉक टेस्ट मैं आपको शुरुआत में लेके आऊँगा, फिर कंबाइंड भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो पहला जो पार्ट है आपका हिंदी, उसी से हम शुरू करेंगे आज। तो पहला मैं हिंदी का मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट हिंदी का, फिर और लेके आऊँगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो गाइस, बात यह है कि आप जो है सही से तैयारी करते रहिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर उसे शेयर जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवयित्री का संशोधित रूप क्या है। कवयित्री, तो हमेशा याद रखना है व का जो मात्रा है वो य पर शिफ्ट हो जाएगी जब इसको संशोधित किया गया तो इसका संशोधित रूप क्या है, कवयित्री। कवयित्री का संशोधित रूप क्या हो जाएगा, कवयित्री। तो इसका डी आंसर आपका पहले का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, हमेशा ग्रामेटिकल मिस्टेक के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको नॉर्मली बहुत देखने को मिलेंगे, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना। उसमें कुछ वाक्यों में ग्रामेटिकल यानी व्याकरण की अशुद्धि होगी, उसको चयन करके शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। और इसमें आपको कुछ नहीं देखना, कर्ता क्रियाक्रम देखना है। अगर वो अपने कर्ता क्रियाक्रम सही पोजीशन पर है, सही जगह पर है, वही वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, पहला 4 आदमी के लिए खाना बना दो, दूसरा है 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, तीसरा है 4 आदमी का खाना बना दो, या चौथा है ए और बी दोनों। देखिए कर्ता क्रियाक्रम देखना, अगर पहले 4 आदमी, तो 4 आदमी बहुवचन है तो आदमियों होगा, तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, इसमें बहुवचन का भी ध्यान रखा गया है, कर्ता क्रियाक्रम का भी ध्यान रखा गया है, दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीता को गाना चाहिए, यह वाक्य है, ठीक है। कैसा वाक्य है, तो सीता को गाना चाहिए गाइस, ये विधि सूचक वाक्य है। कैसा है, विधि सूचक वाक्य है। अब विधि सूचक वाक्य क्या है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि विधि सूचक वाक्य है क्या। जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। क्या हो, स्वीकारात्मकता, स्वीकार करने की इच्छा, ठीक है, क्षमता। जैसे सीता को गाना चाहिए, सीता कब गाएगी, जब सीता इस बात को स्वीकार कर लेगी कि उसे गाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्वीकारात्मकता आ गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, विधि सूचक वाक्य हो जाएगा। वैसे अगर मैं वाक्य की बात करूँ तो वाक्य का जो क्लासिफिकेशन है, वाक्य के भेद हैं जो 2 प्रकार के आधार पर होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो विधि सूचक वाक्य हैं वो किसके आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर है। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में कौन सा समास है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, कौन सा समास है। तो पहले तो मैं इसका आंसर बनाता हूँ, फिर आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ, एलाबोरेट करता हूँ, ठीक है। तो गाड़ी धीरे धीरे चलती में कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव समास है। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, हमने कैसे पहचाना, पहले तो ये देखिए। तो जिन वाक्यों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जिन वाक्यों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं आपके यथा, अस, भर, अनु, निर, प्र, प्रत। ये आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। यथा, अस, भर, अनु, निर, प्रत और प्र, ये क्या है, सब उपसर्ग लगे। और उपसर्ग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है, ठीक है। तो या तो उपसर्ग लगा हो वाक्य के प्रारंभ में, या उसमें अव्यय का यूज किया हुआ। देखिए इस वाक्य में उपसर्ग नहीं लगाया, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि इसमें उपसर्ग तो है नहीं, मैं तो उपसर्ग बता रहा हूँ, तो फिर अव्ययी भाव कैसे हो गया। दूसरा इसमें है कि या इसमें अव्यय का यूज किया गया हो,
क्या किया वो अव्यव का यूज, धीरे धीरे, ये एक अव्यव है, क्या है, अव्यव है, तो धीरे धीरे क्या है, अव्यव है, तो इसमें उपसर्ग तो नहीं लगाए लेकिन अव्यव का यूज किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्यवी भाव समास हो जाएगा। तो अव्यवी भाव समास में क्या है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या जिनमें अव्यव यूज किया गया हो। अव्यव क्या है, धीरे धीरे, ये सब अव्यव है, और उपसर्ग यथा, अस, अनु, प्र, निर और प्रति, ये सब क्या है आपके उपसर्ग। तो क्या इसमें अव्यवी भाव समास है। बाकी की हम डेफिनेशन भी बता देता हूँ, बाकी जो समास यूज हुए जिसको आपको पहचानने में आसानी हो। कर्मधारय की बात करते हैं, ठीक है। शब्दों में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास होता है। जहाँ शब्दों में दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है वहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन, नयन, नयन कैसे, मृग के जैसे, तो नयन की विशेषता कौन बता रहा है, मृग, तो इसमें दूसरे शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। तत्पुरुष की बात कर लेते हैं। समास को अलग करने कर उनके बीच में का, की, के, को, लिए, में, पर, से आदि शब्द अगर निकले तो क्या हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या, उनके जैसे समास को हमने अलग किया, शब्द को विच्छेद किया, विच्छेद करने पर क्या है, उसके बीच में का, की, के, को, लिए, में, पर, से आदि शब्द निकल रहे हों तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे रंगमंच, रंगमंच यानी रंग का मंच, क्या निकलेगा इसके बीच में, रंग का मंच, तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, रंग का मंच, ठीक है। बहुब्रीहि की बात कर लेगा इस, तो बहुब्रीहि क्या है, इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। देवी देवताओं का नाम हो या पर्यायवाची शब्द समूह, इन सब के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। जैसे दशानन, दस हैं जिसके आनंद, जिसके 10 सिर हैं रावण, उसको हम क्या कहेंगे, दशानन। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में कन्फ्यूजन होता है, याद रखना, प्रधानमंत्री में भी क्या है, बहुब्रीहि समास है, क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्लियर है, तो ये चारों समास क्लियर हो गए, और गाड़ी धीरे धीरे चलती में क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव में कौन सी संधि है, संधि निकालने के लिए सबसे पहले संधि विच्छेद कर लो। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव, क्या होगा, सदा धन एव। अब संधि कौन सी होती है, जहाँ जो वर्ड जुड़ रहे हैं, ये वाले वर्ड आपस में जुड़ेंगे तभी संधि होगी, तो यही संधि विच्छेद हुआ है। तो जो वर्ड जुड़ते हैं या उन्हीं को आपस में देखते हैं। देखिए दा में एक मात्रा है और ए, ये भी एक मात्रा है, ए छोटी ए है, तो जहाँ दो मात्राओं का मिलन होता है वहाँ पर क्या होता है, वृद्ध स्वर संधि होती है। कौन सी, वृद्ध स्वर संधि होती है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। सही उपसर्ग को चुनकर लिखना है। उपसर्ग मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, वाक्य के प्रारंभ होता है। अभिलाषा में उपसर्ग पूछा आपसे, और उपसर्ग के अभी जो ऊपर बताया मैंने क्या होता है, वाक्य के प्रारंभ में जो शब्द लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इस वाक्य के शब्द के प्रारंभ में क्या है, अभी, अभी क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया, प्रारंभ में जो लगाया वही उपसर्ग है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पोखर का तत्सम रूप क्या है। पहले तत्सम समझ लो। तत्सम क्या होता है, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो एडजेक्टिव बोलने में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो तद्भव होते हैं, ठीक है। तो तत्सम क्या है, संस्कृत के होते हैं। तो ये तो आपको बेसिकली जितने तद्भव पढ़ोगे वहीं से क्लियर होता रहेगा धीमे धीमे। कुछ ये जो मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावना है। तो पोखर का तत्सम क्या है, पुष्कर, यानी पुष्कर संस्कृत का रूप शब्द हो गया, पोखर हिंदी का हो गया। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, पुष्कर का तद्भव, पुष्कर का तद्भव क्या हो जाएगा, पोखर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इसका सही। चलिए फिर से देखिए, व्याकरण रूप से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन के, जैसा कि मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं या डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। तो बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया, कर्ता क्रियाक्रम तीनों सही पोजीशन पर देखना है, वही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपका, बी आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें का क्या है, इह लोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। इह लोक, इह का मतलब होता है ये, तो ये लोक, इसका लोक, इस लोक मतलब दूसरा लोक, परलोक। दूसरे लोक को क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं। तो इह लोक का विपरीतार्थक क्या हो गया, परलोक। खटाई में पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, खटाई में पढ़ना। जैसे कोई काम की हम नॉर्मली बातचीत करते हैं, वो खटाई में पड़ गया मतलब रुक गया, रुक गया मतलब काम लटक गया, चल नहीं रहा, तो लटक जाना। तो लटक जाना क्या है आपका, खटाई में पड़ जाना। तो खटाई में पढ़ने मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, लटक जाना। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। इनमें से सही सन्यासी कौन सा लिखा है, ये आपको चयन करना है। अब आप इसमें देखेंगे, पहला
और डी आंसर जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो डी है इसमें सा के ऊपर आ की बिंदी है इस तरह से, ठीक है, सा के ऊपर आ की बिंदी है जैसे मैंने आपको अभी लगा के दिखाई है। और सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, कैसे, ऐसे ही लिखा जाता है सन्यासी। डी आंसर इसका सही है, स के ऊपर आ की बिंदी, फिर आधा ना या ओसी, सन्यासी, ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि है, किस टाइप की? गत माह, गत माह का मतलब होता है पिछला महीना, जाएंगे, जाएंगे फ्यूचर हो गया, ये तो भूतकाल हो गया, ये भविष्यकाल हो गया, तो भविष्यकाल में पिछला महीना ऐड हो ही नहीं सकता, तो ये क्या समय गलत बता रहा है। तो किसी समय को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल संबंधी जो है अशुद्धि इस वाक्य में दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम सब, तुम दो, तुम लोग, आप, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। आप शब्द आ गया जो कि मैंने अभी आपको बताया था मध्यम पुरुष में आता है, तो ये क्या हो गया आपका? सी हो गया। अब ये बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यह, वे, मैं, ये कौन से सर्वनाम है, ठीक है। तो यह, वे, वह, उसने, यह, वे, वह, उसने, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष, तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष सर्वनाम है। ये तीनों एक ही नाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम भी कह सकते हो, तृतीय पुरुष सर्वनाम भी कह सकते हो, अन्य पुरुष सर्वनाम भी कह सकते हो। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, उसने और वे। तो यह और वे, ये दोनों क्या हो गए आपके? तृतीय पुरुष सर्वनाम या उत्तम पुरुष सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम हो गए, ठीक है। और प्रथम पुरुष सर्वनाम में क्या आता है? मैं। तो मैं क्या हो गया आपका? प्रथम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी मैंने ऊपर बताया था ये कि अगर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया था। तो उसमें उपसर्ग, यथा उपसर्ग था उसमें ऊपर, अगर आपने नोट किया हो, आई थिंक आप नोट कर भी रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की तैयारी के लिए। तो यथा ऊपर उपसर्ग था, तो इस शब्द में, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हुआ है और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है तो क्या हो जाता है? वो अव्ययीभाव हो जाता है। अव्ययीभाव की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? या तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जैसे यथा उपसर्ग है, उपसर्ग ऊपर मैंने नोट करवाए थे आपको, ठीक है, और उपसर्ग लगा हो, या उसमें अव्यय का प्रयोग किया हो, यथा, अस, भर, अनुप, निर, प्रति, प्र, ये सब उपसर्ग हैं, धीरे धीरे ये अव्यय है, ठीक है। तो ये अव्ययीभाव समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है, बहुत सिंपल सा, उत्धन उज्ज्वल, उत्धन ज्वल। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उत्धन ज्वल। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण रूप से शुद्ध वाक्य। फिर से एक क्वेश्चन, व्याकरण रूप से शुद्ध वाक्य आपको पता करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखनी है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ कृता क्रिया का कर्म सही बैठ रहा हो वही आपका सही होता है। उनका एक पुत्र है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्लाहट में प्रत्यय चुनिए। देखिए जिस ऊपर अभी मैं उपसर्ग के बारे में डिस्कस कर रहा था आपसे, तो उपसर्ग क्या थे? जो शब्द के प्रारंभ में लगे होते थे। ऐसे ही जो शब्द के आखिरी में लगे होते हैं, लास्ट में लगे होते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के आखिर में लगे होते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। चिल्लाहट के आखिर में क्या लगा हुआ है? हट। तो हट क्या हो गया? यहाँ प्रत्यय हो गया, ठीक है। हट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उपसर्ग वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय वाक्य के शब्द के अंत में लगते हैं, ये आपको याद रखना है। कूपन शब्द कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो कूपन किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची। पर्यायवाची ये सब आपको याद करने हैं, आप याद करते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आगे वाले मॉक टेस्टों में भी ऐसे ही लाता रहूँगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपके लिए लाने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? एक दंत होता है, सबको पता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो के लिए एक शब्द। वाक्यों के लिए एक शब्द वाले भी, ये भी टॉपिक हिंदी में आपने पढ़ा हुआ है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। क्या कहते हैं?
अजात शत्रु कहते हैं, इसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, अगला मॉक टेस्ट अपलोड करूँ, आपको जो है सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वैसे तो आप हिंदी की और भी यूपीएससी की बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, वहाँ के लिए भी ये तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले सभी वीडियोज़ को प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपको जो है 100% सफलता मिले। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।